कक्षा 9वीं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और जिस गांव का नाम है फतेहपुर। जिस गांव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले उस गांव का नाम है फतेहपुर। चलिए पहले समझ लेते हैं ये जो फतेहपुर गांव है। फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर जो है इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। कहने का मतलब जो फतेश्वर नारायण थे उन्हीं के नाम पे जो है इस गांव का नाम फतेहपुर पड़ा और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी एवं कर्मठ आदर्श व्यक्ति थे। चलिए इससे आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी है। इस गांव के पूरब में जो है पुनपुन नदी है और ये जो गांव है पटना से मात्र 9 किलोमीटर पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। फतेहपुर गांव अन्य गांव कस्बों की तुलना में काफ़ी अधिक आधुनिक एवं उन्नत है। कहने का मतलब बाकी सभी गांव को देखें तो फतेहपुर गांव जो है काफ़ी आधुनिक और उन्नत है। अगला पॉइंट इसमें देखिए, यहाँ सड़क परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। कहने का मतलब इस गांव में जो है परिवहन के साधन हो गया या फिर बिजली का या सिंचाई का, विद्यालय, कॉलेज, ये सब स्वास्थ्य केंद्र सभी का जो है बहुत अच्छा विकसित जो है साधन है इस गांव में। इसके साथ साथ ये गांव जो है अन्य गांव के मुकाबले में अधिक उन्नत है, हम बोल सकते हैं। अब जो हमें मेन चीज़ पढ़ना है उत्पादन के बारे में। हम लोग को जो मेन चीज़ पढ़ना है किसके बारे में? उत्पादन के बारे में। तो चलिए हम लोग उत्पादन के बारे में देखते हैं। देखिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु का या सेवा का यदि हम उत्पादन निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं, तो वो जो कहलाएगा उत्पादन कहलाएगा। देखिए, इतना सारा वस्तु है प्राकृतिक में, सभी का जो है उपयोग हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो मानवीय आवश्यकता को जो वस्तु पूर्ति करते हैं, जिसका हम निर्माण करेंगे, या तो वो वस्तु का हो या फिर वो सेवा को हो, तो उसे हम लोग जो है उत्पादन कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। तो जो हमें उपयोग की वस्तुएं हैं, अगर उस सब का हम लोग सृजन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो जो है उत्पादन कहलाएगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर के द्वारा जो हमें पेड़ पौधे फ्री में मिला है, उसको जो है काट छाट के हम लोग जो है चेयर बना लिए, तो वो जो है क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सभी लोग धन का इंतजाम उत्पादन से करते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग हैं सभी जो है धन का इंतजाम जो है कहीं ना कहीं उत्पादन से करेंगे। कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि अभी जस्ट होता है लकड़ी से कुर्सी बना के धन का इंतजाम करेंगे, या फिर मजदूर जो है फैक्ट्री में मजदूरी करके जो है धन कमाएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए, उत्पादन के साधन। तो कोई भी चीज़ हम उत्पादन करेंगे तो हमें मुख्यतः 5 साधन की आवश्यकता होगी। देखिए, पहला जो साधन है वो भूमि है। भूमि यानी कि लैंड, और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। भूमि उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे हम लोग तो सबसे पहले हमको जो जरूरत पड़ेगा वो भूमि का जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा? भूमि का। और आप लोग को पता होगा कि भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। फिर देखिए, भूमि के बारे में अगला पॉइंट देखते हैं कि भूमि से मतलब जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से है। जाहिर से बात है कि हम लोग समझते हैं कि जमीन की जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग भूमि कहेंगे। लेकिन अगर अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब देखें तो प्राकृतिक प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से हैं, यानी कि प्राकृतिक से दिया गया हमें सारे चीज़ से है जो हमें फ्री में मिला है।
जो हमें फ्री में, जो निःशुल्क मिला है, जैसे कि जंगल हो गया, नदी हो गया, पर्वत पठार, ये सब जो है प्राकृतिक से हमें मुफ्त में मिला है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक द्वारा जो चीज़ हमें फ्री में मिला है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम भूमि कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग को जानकारी होगा कि भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। और भूमि मापने की मानक इकाई जो है हेक्टेयर है। यानी कि भूमि को जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मापेंगे वो किसमें मापेंगे, हेक्टेयर में। और यहाँ पे देखिए 1 हेक्टेयर में जो है 25 कट्ठा होता है, और जो 1 कट्ठा होता है वो 20 धूर के बराबर होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। भूमि वाक्य में जो है स्थिर होता है। इसको जो एक स्थान से दूसरे स्थान तो हम लोग नहीं ले जा सकते, ये जो है फिक्स है। अगला पॉइंट देखिए। भारत में 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी कि और शेष क्षेत्र में जो है खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। कहने का मतलब भारत का जो कुल 100% क्षेत्र है उसमें से मात्र 40% क्षेत्र पर ही जो है सिंचाई की व्यवस्था है, बाकी जो है वर्षा पर निर्भर है। अगला देखेंगे पॉइंट हम लोग, बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को ही एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। वैसे भी एक वर्ष में कई फसल जो है हम लोग उत्पादित कर देते हैं, धान, गेहूँ, मक्का, है कि नहीं, सीजन के अनुसार। वही अगला जो हम लोग दूसरा साधन देखने वाले हैं वो है श्रम। श्रम यानी कि लेबर, और ये जो है उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग उत्पादन करें तो दूसरा महत्वपूर्ण साधन जो है वो कौन सा है, वो श्रम है। फिर अगला पॉइंट देखिए। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है, और बिना श्रम का जो है हम लोग कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, श्रम का आवश्यकता जो है हमें होगा ही। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अध्ययन की दृष्टि से देखें तो श्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो शारीरिक श्रम, और दूसरा जो है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल लेबर, जैसे कि किसान सब खेत में मेहनत मजदूरी करेंगे। वही रोड पे देखें तो रिक्शा चालक जो है खुद शरीर से कार्य करेगा पैडल मार के। वही मानसिक श्रम देखेंगे तो शिक्षक हो गया, ये सब जो है दिमाग से काम करते हैं। फिर और वही अगर हम लोग देखेंगे पायलट को, तो ये सब जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है एरोप्लेन, ये सब दिमाग से चलाते हैं, है कि नहीं। तो यही फर्क है, शरीर से कार्य होगा तो शारीरिक, और दिमाग से कार्य होगा तो वो मानसिक कार्य हो जाएगा। अब देखिए श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। ये जो है एक्टिव फैक्टर है, सक्रिय है। अब जो हम देखते हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, इनका क्या कहना है श्रम के बारे में, तो श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या फिर मस्तिष्क से। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं, श्रम का जो मतलब है मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब वह सब कार्य जिससे क्या प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगी। चाहे वो धन प्राप्त करने के लिए हम हाथ से कार्य कर रहे हैं या फिर मस्तिष्क से कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, श्रम कहलाएगा। इसी में एक और पॉइंट जो है मजदूरी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मजदूरी क्या है, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। यानी कि हम लोग कहीं जो है श्रम कर रहे हैं, उसके बदले जो हमें पैसे मिल रहे हैं, उसके बदले जो हमें पैसे मिल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मजदूरी कहेंगे। कहीं भी हो सकता है मजदूरी, और मजदूरी जो है शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी होता है। शारीरिक जैसे कि राजमिस्त्री लोग ईंट उठाते हैं, बालू सीमेंट उठा के कार्य करते हैं तो शारीरिक हो गया। मानसिक वही जो शिक्षक, टीचर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब जो है मानसिक कार्य करते हैं। चलिए अगला जो साधन देखेंगे हम लोग, तीसरा साधन जो कि पूंजी है, कैपिटल। अगर हम लोग देखें तो साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब रुपए पैसे से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का बात करें तो पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि पूंजी का मतलब हम देखेंगे तो धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे खेती में बीज
खेत में बीज लगाएंगे, उद्योग में मशीन लगाएंगे, तो ये पूंजी के रूप में हो गया। कारखाना में भी हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे शब्दों में हम लोग देखें तो धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी धन का जो है वह अंश, वह भाग जिसका प्रयोग हम लोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। अब प्रोफेसर मार्शल क्या बोले हैं, देखिए प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर, यानी प्राकृतिक जो फ्री में दिया हुआ है वो सब चीज को छोड़कर, वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है, वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। पूंजी कहलाती है। वही अगला पॉइंट देखें हम लोग, चौथा जो साधन है वो व्यवस्था या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में हम लोग देखें कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था या संगठन कहते हैं। यानी कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को, जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े, भूमि पढ़े, श्रम पढ़े, पूंजी पढ़े, ये तीनों को अगर मिक्स करके एकत्रित करके उत्पादन में लगा देंगे तो वही क्रिया जो कहलाएगा संगठन कहलाएगा। और जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे व्यवस्थापक या संगठनकर्ता कहते हैं। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे क्या कहेंगे, संगठनकर्ता या व्यवस्थापक कहेंगे। लास्ट जो है उत्पादन के साधन में साहस या उद्यमी है, इंटरप्राइजेज। और इसमें देखेंगे हम लोग उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को, उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं। देखिए अब हमारे पास भूमि है, श्रम का भी व्यवस्था हो गया, पूंजी का भी व्यवस्था हो गया, समझे, और संगठन भी हो गया। अब ये सब जो है मिल गया। अब जो व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को जो है साहस लेना पड़ेगा, यानी कि जोखिम उठाना पड़ेगा। जब तक जोखिम नहीं उठाएगा तब तक तो वो वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएगा, उत्पादन नहीं कर पाएगा। पहले ही डर जाएगा तो कैसे होगा, जैसे उसको कुछ ना कुछ रिस्क लेना होगा तो पहले नहीं डरेगा। यानी कि उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साधन कहते हैं, तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहस या उद्यमी कहते हैं। किसान अगर पहले ही डर जाएंगे कि हमारा इस बार फसल अच्छा नहीं होगा तो क्या उत्पादन कर पाएगा, क्या नहीं। उद्योगपति पहले ही डर जाएंगे कि फैक्ट्री में जो है हमारा माल बिकेगा या न बिकेगा, तो क्या वो उत्पादन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं खोल पाएंगे। चलिए लास्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन। और पहला वस्तु हम लोग देख लेते हैं, उपभोग की वस्तुएं। उपभोग जो हम लोग कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग उपभोग करते हैं, यानी कि उपभोग की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। यानी कि मानव जो है प्रत्यक्ष रूप से इसका जो है संतुष्टि के लिए उपयोग करता है, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान हो गया, कलम हो गया, रेडियो हो गया आदि। अब देखिए उपभोग की वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहला तो एकल प्रयोग की वस्तुएं या गैर टिकाऊ वस्तुएं, और दूसरा जो है टिकाऊ वस्तुएं। पहला देखते हैं हम लोग, जिन वस्तुओं का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है उन्हें गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे खाद और पेय पदार्थ, जैसे खाने पीने वाला चीज़ जो है हम लोग चिप्स आर, तो एक बार ही उसका उपयोग कर पाएंगे, खा लेंगे, फिर दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। पेय पदार्थ तो वही हम लोग कोक और पियेंगे तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब जो है गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं टिकाऊ वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं का प्रयोग एक लंबे समय तक किया जा सकता है उन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान एक बार बना लिए 50 साल एकदम निश्चिंत रहेंगे। टेलीविजन एक बार खरीद लिए तो 4-5 साल तो आराम से टिक ही जाएगा। घड़ी जो है 2-3 साल देख ही लेगा। यानी कि इसका प्रयोग जो है हम लोग लंबे समय तक करते रहते हैं। मोटरसाइकिल का कम से कम 5-7 साल चला लेंगे, है कि नहीं। तो लंबे समय तक जिसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे उसे कहेंगे टिकाऊ वस्तुएं। वही अगला जो देखते हैं उत्पादक वस्तुएं, जो चीज का हम लोग क्या करेंगे, उत्पादक करेंगे। तो पहला जो है इसके बारे में देखिए, उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिससे जो है ज्यादा आय प्राप्त करने का
के लिए प्रयोग किया जाता है उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन, एक्स्ट्रा उत्पादन किया जाता है आय प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार की वस्तुएं अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। तो उत्पादन क्षमता में क्या करती है, इस प्रकार की वस्तुएं वृद्धि करती है। और ये वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, गैर टिकाऊ और टिकाऊ। तो गैर टिकाऊ में कच्चा माल हो जाएगा, कच्चा माल जैसे कि चीनी उद्योग के लिए ईख हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, बीज हो गया इत्यादि। वही देखें टिकाऊ वस्तुएं तो मशीन यंत्र हो गया, यंत्र हो गया, उपकरण हो गया, ये सब जो है कहीं ना कहीं टिकाऊ है। तो देखिए हम लोग जो है क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का जितना सारा पॉइंट था चैप्टर फर्स्ट में जितना सारा पॉइंट था वो सब हम लोग देख लिए। इसी के साथ ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर में।